हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। फिलहाल लास्ट क्लास के अंदर में हमने ओवरहेड चैप्टर का बस एक इंट्रोडक्शन शुरू किया था, याद है क्या आपको? क्या देखा था हमने ओवरहेड चैप्टर में? मैंने ये लिखने के लिए बोला था, आपने ये लिख लिया था क्या? चलिए क्विक रिकैप करवाता हूँ, थोड़ा गैप आ गया था हमारा। हमने सबसे पहले देखा था ओवरहेड का कैलकुलेशन हमको कब करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर? करना कब है कैलकुलेशन, कब करना है? एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्या बिगनिंग ऑफ द ईयर में मेरे को मालूम रहेगा क्या साल के कितने खर्चे लगने वाले या कितने यूनिट प्रोड्यूस होने वाले? बिगनिंग ऑफ द ईयर में मालूम रहेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। बिगनिंग ऑफ द ईयर में मालूम नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, ईयर एंड तक के वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अभी बतानी है। तो अगर हमको सेलिंग प्राइस उसको अभी बतानी है तो ईयर एंड का वेट नहीं कर सकते, तो हम एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालते, एस्टिमेटेड यूनिट निकालते। क्या निकालते, वापस बोलो? एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालेंगे, एस्टिमेटेड यूनिट निकालेंगे, और उसके बेसिस पे क्या निकालेंगे, ओवरहेड। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले एलोकेशन कर देते, जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट का है उसके उसके मत्थे डाल देते। अपोर्शनमेंट करते, जो खर्चा जिसका है वो सबके मत्थे मारते, जिसके जिसके रेशो में यानी जाएगा। फिर रीअपोर्शनमेंट करते, सर्विस का खर्चा रीअपोर्शन होता है प्रोडक्ट पे, याद आया क्या? और उसके बाद में हम एस्टिमेटेड ओवरहेड से ओवरहेड रेट निकालते थे। ये ओवरहेड रेट यूज़ होता था, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब निकलता था, अलग अलग केसेस पॉसिबल थे, एंड फलाना फलाना, ये सब के चक्कर में नहीं भी पड़े अभी के लिए, तो हरकत नहीं है, ये अकाउंटिंग में आता है। यहाँ तक समझाया तो एक बार हाँ बोल देंगे? पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है? सर वर्चुअल कैमरा बंद है। तो यहाँ तक अगर हो गया हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूंगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम पटाख से। पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सएमएल लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हाँ या ना बोल? अच्छा मैं आपको बताऊँ क्या, इन्होंने हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये स्टेज पे दिया हुआ है, ये स्टेज पे दिया हुआ है, मतलब अलोकेशन अपोर्शनमेंट हो चुका है, हमको रीअपोर्शन करना है। सर ये आपको कैसे समझा? एक्सपीरियंस, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसलिए मेरे को समझता है, आपको भी समझेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ दिया हुआ है कि भैया ओवरहेड जो है ये चारों पांचों के दिए हुए हैं ना। इसके बाद दिया हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट ए के हॉर्स पावर इतने हैं, नंबर ऑफ वर्कर इतने हैं, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन इतनी है, क्लियर है? अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ, ये देखो ये यहाँ से भी समझ में आ गया रहता। अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन पे चार्ज करनी है। ये अलोकेशन में करते, अपोर्शनमेंट में करते कि रीअपोर्शनमेंट में करते? रीअपोर्शनमेंट में ना, एक्स वाई को वो जो था ए और बी में काय में डालते थे? रीअपोर्शनमेंट की कितनी मेथड थी? रीअपोर्शनमेंट की 3 मेथड थी, याद कर। डायरेक्ट स्टेप मेथड और रेसिप्रोकल, डायरेक्ट स्टेप मेथड और रेसिप्रोकल। अभी हम कंसंट्रेट करने वाले डायरेक्ट मेथड में, काय पे कंसंट्रेट करेंगे हम? कैसा होता है ज़रा ध्यान देना। प्रॉब्लम नंबर 1, पहला कॉलम बनेगा पर्टिक्यूलर, पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम बनेगा बेसिस। बेसिस क्या है? डिपार्टमेंट के नाम बोलो क्या क्या है? ए बी सी, क्या क्या है डिपार्टमेंट के नाम बोलते जा? ए बी और सी। और उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट के नाम बोल क्या क्या है? स्टोर्स, टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग के बाद है पावर और कैंटीन। इनके ओवरहेड हमको निकालने होते हैं, ये निकालना सिखाऊंगा मैं, बट याले क्वेश्चन में ये निकाले हुए हैं। बोलो तो ओवरहेड कितने कितने? ए का ओवरहेड है 30 लाख, बी का है 26 लाख, और सी का है 24 लाख, बराबर है। स्टोर कितना है? स्टोर 4 लाख, 3 लाख, 1,60,000 और 1 लाख, बराबर है, हाँ या ना बोल?
अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको ओवर प्रोडक्ट पे चार्ज करना है। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या पे चार्ज करना है, प्रोडक्ट। तो एक एक सर्विस डिपार्टमेंट हटाएंगे हम। मेरे को पता है स्टोर को निपटाना है, स्टोर्स को निपटाने के लिए कोई ना कोई बेसिस यानी कोई ना कोई ड्राइवर लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा, वर्ड बोला मैंने, ड्राइवर। क्या लगता है स्टोर्स किस बेसिस पे चार्ज होना चाहिए, हॉर्स पावर, नंबर ऑफ वर्कर या रिक्विजिशन। स्टोर्स रिक्विजिशन काय पे जाना चाहिए, स्टोर रिक्विजिशन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम आई हैव रिक्वेस्टेड स्टोर टू गिव मी यूनिट्स। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि मैंने स्टोर को कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि मुझको यूनिट दो, फलाना फलाना यूनिट दो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोर रिक्विजिशन। क्या बोलते हैं, वापस बोलो। स्टोर रिक्विजिशन इज हाउ मेनी टाइम I have requested store to give me the unit. How many times I have requested the stores to give me the unit, उसको store requisition बोलते हैं। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे stores requisition का रेशो क्या है, बोलो stores requisition का रेशो क्या है, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। अगर मैं इसको 25:15:10 बोलूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी जो स्टोर्स है, स्टोर्स बेटा ध्यान दे मैं क्या लिख रहा हूँ, जो रीअपोर्शनमेंट कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, रीअपोर्शनमेंट में जो स्टोर्स का खर्चा है, कितना खर्चा है, 4 लाख, ये यहाँ से खत्म होगा और ये चार्ज होगा किस रेशो में, किस रेशो में, स्टोर्स रिक्विजिशन पे। स्टोर रिक्विजिशन यानी क्या रेशो है बच्चे, बोल रेशो क्या है, 25:15:10। तो फॉर्मूला में अगर मैं डालूँ तो कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल मार 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है, 50। अगला क्या हो जाएगा, 4 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 50, और अगला क्या हो जाएगा, 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट सुन। यहाँ तक समझाए क्या, यहाँ तक समझाए क्या, क्या मैं कांस्टेंट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ क्या, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 कांस्टेंट है, हाँ या ना में जवाब दो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 कांस्टेंट है, यस और नो। तो अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन यूज़ करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, कर 4 लाख डिवाइडेड बाय 50, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 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 25 इज इक्वल टू कितना आया, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू इंटू 25 इज इक्वल टू कितना है, 2 लाख। 15 इज इक्वल टू 1,20,000। और 10 इज इक्वल टू 80,000। बराबर है, हाँ या ना। अच्छा, स्टोर रिक्विजिशन के बाद अगला क्या निपटाना है, टाइम कीपिंग। अच्छा, टाइम कीपिंग के लिए क्या लगता है, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा बेसिस क्या रहेगा, ये टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स के लिए इन 3 में से बोल कौन सा बेसिस अच्छा रहेगा, डोंट यू थिंक नंबर ऑफ वर्कर विल बी अ बेटर बेसिस। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स यानी एचआर वाले काम हो गए ना, कब कौन आ रहा है, किस टाइम से जा रहा है। नंबर कीपिंग या नंबर ऑफ वर्कर विल बी अ बेटर बेसिस, तो रेशो क्या बन जाएगा, 20:15:15 कितना आ जाएगा ये, 20:15:15। यहाँ क्या लिख दोगे ऊपर में, रेशो में नंबर ऑफ वर्कर क्या लिख दोगे आप, नंबर ऑफ वर्कर, बराबर है नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर में, अच्छा 2 मिनट, एक शॉर्टकट और बताओ क्या, एक शॉर्टकट और बताओ क्या, नंबर ऑफ वर्कर में कितना निपटाना है हमारे को, 3 लाख निपटाना है ना। 3 लाख को किस रेशो में उठाना है, 20:15:15, हाँ या ना बोल। अच्छा, एक जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं लगता है डिनोमिनेटर की टोटल निकालने के लिए मेरे को आपको पूछना पड़ा था, डिनोमिनेटर की टोटल 50 आ रही है करके, ये पूछना पड़ा था ना। एक शॉर्टकट बताओ क्या, एक शॉर्टकट बताओ। देखो होता क्या है, अगर मैं कैलसी पे ये लिखने जाऊँ, ये फंक्शन परफॉर्म करने जाऊँ, तो मेरे को जमेगा नहीं कैलसी पे। क्या 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 कितना होगा, वैसे तो आपको पता है ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 होने वाला है। आंसर जो भी आएगा कितना आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30, 30,000 नहीं आएगा, 10,000 आएगा। अब अगर आप कैलसी पे परफॉर्म करोगे तो पहले डिनोमिनेटर की टोटल मारोगे, दबाओ कैलसी पे, डिनोमिनेटर की टोटल 10 प्लस 20। अभी आपको 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आया, आपको 30 डिवाइडेड बाय 3 लाख करना है कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 करना है,
तो एक्चुअली आपकी इक्वेशन पे क्या हो गया, आपको करना है मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 30, जिसको आप ऐसे ना लिख के एक्चुअली इसको ऐसा लिखा जाता है 3 लाख इंटू 1/30 करना है, ऐसा बोलूँ चलेगा? 3 लाख इंटू 1/30 करना है, यानी 30 कहाँ पे, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका होता है, ये मैं करके बता रहा हूँ, जो कैलसी पे बोल रहा हूँ बस वो परफॉर्म करो। डिवाइड इक्वल टू दबाना, डिवाइड इक्वल टू दबाना, 0.33 आ रहा होगा, 0.3333 रिकरिंग आ रहा होगा, 0.03333 रिकरिंग आ रहा है ये, इंटू 3 लाख कर दो, आया क्या? 10,000। 10,000 नहीं आ रहा होगा, 9,009.99 आ रहा है, तो राउंड ऑफ होके 10 हो जाएगा ना। आपको याद है 0.033 आ रहा था, 1 डिवाइडेड बाय 30 करो, आता है आंसर 0.03333, यही आ रहा था ना। बट मैंने 1 डिवाइडेड बाय 30 से वो लाया था कि डिवाइड इक्वल टू दबाया था? ये डिवाइड इक्वल टू में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। वापस बोल, क्या बोला मैंने? बाय प्रेसिंग डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा बताता हूँ। यहाँ पे 4 लाख पे आ जाओ, 4 लाख को किस रेशो में डालना था हमको? ना 4 लाख ऊपर वाला 25:15:10। कैलसी पे सबसे पहले करो जो मैं बोल रहा हूँ, AC दबाओ, 25 + 15 + 10 दबाया, 25 + 15 + 10, ये जो भी आया इज इक्वल टू दबा दो, क्या आंसर आया? 50 आया ना। अब 50, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 करना है, 50 डिवाइडेड बाय 4 लाख नहीं करना है, तो क्या करोगे अब? डिवाइड इक्वल टू इंटू 4 लाख, इंटू 4 लाख कर दोगे आप। अब जो आया आपके कैलसी पे इंटू 4 लाख करके इज इक्वल टू दबाओ, जो आया वो टेक्निकली क्या है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 है ना, और ये कांस्टेंट है सब में, तो अब कांस्टेंट फंक्शन मिक्स कर इसमें, इंटू इंटू दबा 2 बार। अब जैसे तूने इंटू इंटू 2 बार दबाया, अब तेरे को क्या करना है, सिर्फ 25 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू और 10 इज इक्वल टू कर, 25 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू आ रहा है क्या? 2 लाख, 1,20,000, 80,000। मेरी मदद के बगैर एक बार करो, क्या किया हमने? क्या किया था? 25 + 15 + 10 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4 लाख इंटू इंटू, यही किया ना हमने। जमा क्या आया? क्या 2 लाख, 1,20,000, 80,000 सबका आया क्या? दिस इज हाउ यू यूज कैलकुलेटर, दिस इज हाउ यू यूज कैलकुलेटर, समझा क्या? ऐसा ना। अब वो 3 लाख पे लगा के देखो, 3 लाख पे 20, 15, 15 में डालना है हमको। 3 लाख को कौन से रेशो में डालना है हमको? 20। क्या होगा? 20 + 15 + 15 डिवाइड इक्वल टू 20 + 15 + 15 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3 लाख इंटू इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, करो कितना आ रहा है? 1,20,000, 90,000, 90,000। ये जवाब मिल रहा है मेरे को, ये सही है गलत है? साहिल आया क्या? वापस मेरे साथ करो, 20 + 15 + 15 आया, डिवाइड इक्वल टू इंटू 20 + 15 + 15 डिवाइड इक्वल टू, इंटू किया, इंटू कहाँ तक आया तू? डिवाइड इक्वल इंटू 3 लाख इंटू इंटू 3 लाख इंटू कर दिया ना, कांस्टेंट फंक्शन तैयार हो गया अब तेरा, इंटू इंटू 20 इज इक्वल टू, आया क्या साहिल? 15 इज इक्वल टू, 15 इज इक्वल टू डन। अच्छा 1 मिनट, टाइम कीपिंग के बाद अगला आइटम क्या निपटाना है हमको? पावर। एक और मौका दूंगा, एक और मौका मिलेगा आपको। पावर को किस रेशो में निपटाना है? क्या लगता है पावर के लिए सही अच्छा क्या रहेगा? हॉर्स पावर ना, 3:3:2, 3:3:2 बोलूँ चलेगा? इसको हॉर्स पावर मशीन से निपटा दो। 3:3:2 कितना है वो? 1,60,000। निपटाओ 1,60,000 को। क्या करोगे? 3 + 3 + 2 डिवाइड इक्वल टू इंटू 1,60,000 इंटू इंटू 3 इज इक्वल टू
अबे वो हेडफोन कहाँ गया? और आगे चला गया क्या वो? यहाँ गिरा था ना वो, कि उसके अंदर गया था? हाँ, 60,000, 60,000, 40,000 बराबर है। 60,000, 60,000, 40,000 जनता है यहाँ तक। अगला पावर क्या, अगला क्या है पावर क्या, लास्ट है कैंटीन। कैंटीन किस रेशो में जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर। बहुत बढ़िया, आप समझा, कैंटीन वर्कर यूज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 20:15:15। ऑब्वियस सी बात है, जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा रहेंगे खर्चा उस डिपार्टमेंट का ज़्यादा रहेगा। 1,00,000 बांटो, 1,00,000 को। सबका सही चाहिए मेरे को अभी 1,00,000 को लेके। क्या आंसर? सर 40,000, 30,000, 30,000। एक जवाब मेरे को 40,000, 30,000, 30,000 आ रहा है। कुछ और आया है क्या? वो वर्टिकल टोटल ये 0, 0, 0, 0 सर्विस की कॉस्ट निपट गई। सर्विस की कॉस्ट 0 हो गई। ए बी सी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लो, जोड़ लो ये। इसको बोलेंगे हम टोटल ओवरहेड। करो, 30,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,20 प्लस 60 प्लस 40। 7,20,000। 30,00,000 है वो। 34,20,000, 34,00,000, दूसरा वाला 29 lakhs। 29 गलत है। नहीं सही होगा ये, 9,00,000 नहीं है, ये 90,000 है। सही भी हो सकता है, वो 9,00,000 समझ रहा था मैं, इसलिए गलत बोला। देखो सही है, 29 सही है। बगल वाला 26,40,000। 26,40,000। 40,000। चेक कर लो आंसर। छाप लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलोकेशन किया, अपोर्शनमेंट किया कि रीअपोर्शनमेंट किया? रीअपोर्शनमेंट में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कहाँ चार्ज होती है? प्रोडक्ट पे। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कहाँ चार्ज होती है? बाय टेकिंग सर्टन बेसिस। ड्राइवर्स को बेस बनाकर किया जाता है, ये समझा क्या? हाँ या ना? अगले क्वेश्चन में हम अलोकेशन अपोर्शनमेंट सब करेंगे। ये इतना बड़ा आंसर है भैया, आराम से देख के लिखना। पूरा जूम आउट कर दिया मैंने, पूरा आंसर आपके स्क्रीन पे। तो ये काहे सीन छेड़ते रहे ये लोग, नहीं समझता दिमाग।
हुआ? बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर 2 अब अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन में सर्वगुण संपन्न बोलता हूँ मैं इस क्वेश्चन। एक अच्छा झटका मिलेगा आपको, समझ में आएगा। पढ़ना शुरू करूँ मैं? पढ़ना शुरू करूँ? बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार है, फन टू सॉल्व। अ कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन से 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? M1, M2 एंड A1। एंड देयर आर 3 सर्विस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग सर्विस। अब यहाँ देखना, वन ऑफ विच इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग M1 एंड M2। मतलब जो इंजीनियरिंग है वो सिर्फ M1 M2 को सर्विस देता है, वो A1 को सर्विस नहीं देता। ये समझ में आया क्या? द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। अब हमने एक जॉब परफॉर्म किया हुआ है प्रोडक्ट एक्स पे। प्रोडक्ट एक्स पे जो हमने जॉब परफॉर्म किया है उसमें M1 के 10 मशीनार लगे, M2 के 4 मशीनार लगे और A1 के 14 मशीनार लगे कि डायरेक्ट लेबर आर लगे? डायरेक्ट लेबर आर। उसी तरह प्रोडक्ट वाई, इसका काम क्या है बाद में पड़ेगा, अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बजटेड ओवरहेड फॉर द ईयर गिवन बिलो। अब आपको नहीं लगता है यहाँ इनडायरेक्ट वेजेस और ये सब ओवरहेड दिए हुए हमारे? अब यहाँ पे ओवरहेड दिए हुए, आगे उसके अलावा कुछ खर्चे और है, मतलब इनडायरेक्ट वेजेस और कंज्यूमेबल के अलावा भी डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, पावर, लाइट, रेंट, ऐसे कुछ खर्चे अलग अलग दिए हुए। अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो डिप्रिसिएशन का खर्चा है ये कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है? M1, M2, A1 या सब का खर्चा होगा ये ना? उसके लिए आपको नीचे आके देखना पड़ेगा। क्या लगता है डिप्रिसिएशन काय के ऊपर है? मशीन के ऊपर है। डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मशीन। तो यहाँ पर देखो बुक वैल्यू ऑफ मशीन दी हुई है ना, तो जो मशीन पे डिप्रिसिएशन है 60,000 रुपये, 39,600 का, वो ये मिला के होगा ना, इन सब एसेट का मिला के डिप्रिसिएशन होगा। तो 39,600 किसका है? M1 M2 A का है कि सभी का है? समझ में आया क्या? मतलब वो जो ये है, ये 39,600 वो सबके मत्थे मारना है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ सबके मत्थे मारना है, तो ये अलोकेशन हो रहा है कि अपोर्शनमेंट हो रहा है? ये जो ना अलोकेशन क्या होता है? जिसका है उसके मत्थे। वापस बोल, क्या बोला? जिसका है उसके मत्थे। ये जब 2 आइटम मैं लिखूंगा इसको मैं बोलूंगा अलोकेशन। ये जो 2 आइटम जब मैं लिखूंगा इसको मैं क्या बोलूंगा? अलोकेशन। और ये वाला जो है जिसका है सबके मत्थे, क्या बोला? आपस बोलो, जिसका है सबके मत्थे, तो ये क्या होगा हमारा? अपोर्शनमेंट। ये अपोर्शनमेंट हो गया। और ये अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट करने के बाद रीअपोर्शनमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा? रीअपोर्शनमेंट। समझा क्या? जैसे अगला आइटम क्या है? इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अगेन ये भी सबके मत्थे जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी जाएगा, हाँ या ना? बट ये वाला जो है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, यहाँ नोट 1 दिया हुआ है। बिल्डिंग का इंश्योरेंस कायदे से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एरिया के बेसिस पे जाएगा। जिसने ज़्यादा बिल्डिंग यूज़ किया उसको ज़्यादा खर्चा लगेगा, हाँ या ना? बट यहाँ दिया हुआ है टोटल बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट 1/3 इन एनुअल प्रीमियम फॉर M1। मतलब जो 3,240 है इसमें से 1/3 तो M1 का ही है। 3,240 में से 1/3 निकाल, कितना आएगा? 3,240 में से 1/3 1,000। तो 1080 तो M1 का है, बच कितना गया? 3,240 में से 1080 हटाओ, 2,160। और ये जो 2,160 है वो M1 छोड़ के बाकियों के इस रेशो में चला जाएगा। समझ में आएगा कैसा हुआ? 3,240 में से 1/3 M1 को डाल दो, बचा हुआ बाकियों के रेशो में डाल दो। सेम ऐसा यहाँ पर भी है। रेंट के लिए भी कुछ नोट दिया हुआ है। द जनरल सर्विस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी, इट इज़ वैल्यूड एट 6,000। तो आपको नहीं लगता जनरल सर्विस डिपार्टमेंट पे उसका खर्चा डालने की जरूरत नहीं है? बिल्डिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। तो बच क्या गया? ये वाला खर्चा सबके मत्थे चला जाएगा। समझ में आया क्या? मैं लिखवा के देता हूँ, ये लिखवा के देता हूँ। आगे बढ़ूँ एक बार के लिए। द वैल्यू इशू फॉर द मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ये बाद में यूज़ करेंगे, रीअपोर्शन के वक्त यूज़ होगा, कैसा मैं बाद में समझाता हूँ। नीचे आ जाओ। प्रिपेयर अ ओवरहेड एनालिसिस चार्ट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड टू द डिपार्टमेंट, है ना? अगला है अलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। अच्छा,
allocate सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब ये रीअपोर्शनमेंट मांग रहा है, ये अलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट मांगा। पहले वर्किंग नोट में क्या मांगा उसने, अलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट, दूसरे में क्या मांगा, रीअपोर्शनमेंट, तीसरे में कैलकुलेट सुटेबल ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट निकालेंगे तो कैसा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस करना पड़ेगा, और लास्ट वाला कैलकुलेट ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन एक्स एंड वाई। ये आखिरी वाले दो मैं बाद में बताता हूँ, आखिरी वाले दो हम करते हैं बाद में, बट पहले दो बनाए, अलोकेशन अपोर्शनमेंट बनाए। अलोकेशन अपोर्शनमेंट कैसा बनेगा, आ जाओ। सबसे पहला कुछ वर्किंग नोट बना लो, ये हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे साथ बनाएंगे, या 2 मिनट मेरे को पहले वर्किंग नोट 1 और 2 बना दो, फिर मेरे साथ बना लेना। वर्किंग नोट 1 में बना रहा हूँ, अपोर्शनमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। क्या बोला, वापस बोल, अपोर्शनमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। डिपार्टमेंट के नाम बोल, क्या क्या थे, M1 M2 A1। उसके बाद अगला क्या था हमारा, M1 M2 A1, स्टोर्स इंजीनियरिंग और जनरल। लिखो यहाँ पे स्टोर्स इंजीनियरिंग और जनरल। ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जरा ध्यान देना। मेरे को आता है इंश्योरेंस बिल्डिंग कितना है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कितना है, जवाब दे, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कितना है, 3240, हाँ या ना। 3240 के लिए नोट क्या था, 1/3 and 1 kg। लिखो यहाँ पे 1/3 फॉर M1, क्या लिखा है वापस बोल, 1/3 फॉर M1। निकाल 1/3 कितना आएगा, 3240 इंटू 3240 इंटू 1/3 कितना आएगा, 1080। तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस 2160 बराबर है। दिस विल बी अपोर्शनमेंट टू अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट M1 बराबर है, अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट M1। और बिल्डिंग का इंश्योरेंस एक्सेप्ट M1 जाएगा तो किस रेशो में जाएगा बोल, बिल्डिंग का इंश्योरेंस एक्सेप्ट M1 जाएगा तो M1 को छोड़ के ये रेशो बनेगा ना। क्या रेशो बन रहा है बोलो, 2 जीरो कम करके बोलूँ चलेगा, 3 जीरो मत कम करना, नहीं तो फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कम करके बोलूँ, रेशो क्या बना बोल, 60:, लिखो यहाँ पे इन 60:80:20:25:15 ये यहाँ जाएगा ना, इस रेशो में जाएगा बेटा, ये जनरल में जाएगा, इंश्योरेंस जनरल में जाएगा, रेंट जनरल में नहीं जाएगा, बराबर है क्या। मतलब इसका खर्चा कितना हो जाएगा, M1 का खर्चा हो जाएगा 1080 बराबर, और फिर ये जो है ना 2160 वो इन सब के मत्थे जाएगा। तो 2160 इन सब के मत्थे डालना है तो कैसा करोगे, कैलसी पे कर, 60 + 80 + 20 + 25 + 15, हाँ या ना। 60 + 80 + 20 + 25 + 15 डिवाइड इक्वल टू, किया डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय 2160 इंटू 60 इज इक्वल टू, बोल कितना आया, 648। 80 इज इक्वल टू 864। 20 इज इक्वल टू, हाँ 216। 25 इज इक्वल टू 270, 270, और 15 इज इक्वल टू, हो गया। मतलब हमने 2160 इन 6 डिपार्टमेंट में बांटा, जिसमें से 1080 पूरा किसका था, M1 का था। समझा गया कैसा किया। अब ये चाहो तो आप नीचे डायरेक्ट टेबल में भी कर सकते थे, बट टेबल में इतना कचकच जमा नहीं रहता, इसलिए इसकी वर्किंग नोट अलग बनाया मैंने। बढ़ू आगे मैं यहाँ से। अच्छा अगला वर्किंग नोट 2, अपोर्शनमेंट ऑफ, वर्किंग नोट 2 क्या होगा, अपोर्शनमेंट ऑफ रेंट। लिखो अपोर्शनमेंट ऑफ रेंट। रेंट कितना है, रेंट 12675। रेंट के लिए नोट पढ़, The general service department is located in the building owned by the company. It has value of 6,000.
and charged a notional rent, this cost is additional to the rent. मीनिंग क्या हुआ वापस पर, मतलब हम जो रेंट देते हैं उसमें जनरल सर्विस डिपार्टमेंट रेंटेड प्रीमाइसेस पे नहीं हो, खुद की जगह पे। अच्छा, खुद की जगह पे तो रेंट नहीं लग रहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। अगर मैं जगह नहीं खरीदता तो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमाता, तो मेरा खुद की जगह पे है तो वहाँ का पैसा जो फंसा हुआ है वो 6,000 रुपये फंसा हुआ है। 6,000 रुपये पे मैं 8% कमा सकता था, उसको नोशनल वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नोशनल। तो हम मान लेंगे 6,000 इंटू 8% कितना आएगा? 6,000 इंटू 8%, 480 इज अप्रॉक्स इक्विवेलेंट रेंट वैल्यू ऑफ जनरल डिपार्टमेंट। इक्विवेलेंट रेंट वैल्यू ऑफ जनरल डिपार्टमेंट मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा जनरल डिपार्टमेंट रेंट विल बी 6,000 का 8%, कितना है 6,000 का 8% बोल? 480, वेयर एज 12675 will be apportionment to other department। अदर डिपार्टमेंट कौन से वाले? एक्सेप्ट जनरल सर्विस। इन व्हाट रेशो? इन व्हाट रेशो? क्या लगता है रेंट किस रेशो में जाना चाहिए? रेंट किस रेशो में जाना चाहिए? एरिया, और उसमें जनरल छोड़ के 2 जीरो कम करके बोलो, रेशो क्या बनेगा? 50:60:80:20:25। हाँ या ना? यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका? M1 M2 ये 1 स्टोर्स इंजीनियरिंग और जनरल सर्विस। जनरल सर्विस का खर्चा कितना हो जाएगा? 480, और ये वाला जो खर्चा है वो इन डिपार्टमेंट के मध्य जाएगा यहीं तक। हाँ या ना? करो 50 + 60 + 80 + 20 + 25 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई ये है ना। सर आपने 12,675 में से 480 माइनस नहीं किया, वो 480 इज एडिशनल टू बोला था ना उसने, कितना आया? हाँ 225 डिवाइड इक्वल्स टू उसके बाद 53.9। अबे मेरे भाई फालतू बात मत कर, 50 इज इक्वल टू बता मेरे को कितना आया? 2696.8। अच्छे घर से है कि गंदे घर से है तू? 97। अच्छा ठीक है, समझ गया ना। अच्छे घर से हो, राउंड ऑफ करो, फालतू वहां पे चिंदी चूरिया मत करो भी तुम मेरे सामने। क्या ना, अजीब आंसर आ रहा है इसलिए एक बार मैं चाहूंगा कि मैं चेक कर लूं। क्या बोला आपने? 2697, हाँ यही बोला ना आपने। और ये बराबर है क्या? 648,617। हाँ ठीक है, चलो बोलते जाओ क्या आया? 2697। अगला 3236। अगला 4315। अगला 1079। अगला 1348। जम गया यहाँ तक? अब छाप लोगे दोनों। इसके बाद अब आंसर्स देना चालू करूंगा मैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। पहले ये छाप लेते। ये पूरा आपका जो कल मैंने प्रोसेस समझाया था ना, वो ये लॉक हो जाएगा यहाँ पूरा प्रोसेस। चलो पहले वर्किंग नोट 1 लिख लो, मेरे साथ लिख पाओ आप ताकि आगे का आंसर। वर्किंग नोट 1 और 2 लिख लो ताकि आप आगे का आंसर मेरे साथ सॉल्व कर पाओ।
वर्किंग नोट 1 हो गया तो वर्किंग नोट 2 देख लो। अरे झाला का पक्का आगे बढ़ू। अब यहाँ से चीज़ें कैसी जाएंगी, आपको एक वो बनाना है ओवरहेड, इसको नाम है एक्चुअली ये जो है ना, ये ओवरहेड एनालिसिस स्टेटमेंट या शीट जो भी आपको बोलना है। इसमें कुछ कॉलम्स बनते हैं, मेरे साथ बनाना है मेरे साथ बना लो। पर्टिकुलर, टोटल, बेसिस, M1, M2, A1। प्लीज़ कॉलम्स ज़्यादा रखने, इसलिए पहले मेरे को कॉलम खींचने दो, फिर स्पेस मैनेज करना। स्टोर्स, इंजीनियरिंग और जनरल सर्विस। कितने कॉलम हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 तो अमाउंट के कॉलम है। बेसिस का कॉलम समझ के चलो 2 बनाने पड़ेंगे, यानी 2 यानी 2 इतना लंबा होना, बेसिस का कॉलम 2 इतना लंबा होना, 8 9 और ये 2 इतना होना, 10 11 मोटा मोटी 12 हिस्से कर लो आप। 12 हिस्से कैसे करते हो याद है क्या? बचपन में ऐसा पेज फोल्ड करते, फिर फोल्ड का फोल्ड करते, जैसे क्रीज बन जाती ना ऐसी मोटी मोटी 10 12। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ? नहीं? अरे समझा क्या? कागज दिखा एक हाथ, रफ पेज दिखा मेरे को, ये देखिए वाला जो है, ये मान लो ये आपका कॉपी का पन्ना है, ये ऐसा इसको किया, ये एक लाइन हो गई, मैंने 2 हिस्से हो गए। 2 के बाद अब कितने हो गए? 4 आया ना? 4 के बाद कितने हो गए? 8 और 8 के बाद कितने हो जाएंगे? एक और फोल्ड मारूंगा तो 16 हो जाएंगे ना ऐसे। अपने को 16 नहीं चाहिए, अपने को कितने चाहिए? 12 ही चाहिए। तो जहाँ पर वैसे कितने, एक ऐसा कुछ कर लो जुगाड़ पानी, अपने को भैया कुल मिला के 12 13 कॉलम चाहिए समझो, है ना? करो पटाख से बनाओ कॉलम, या फिर स्केल का वापर भी कर सकते हैं आप। करे, मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ, ये इसको कितने कॉलम लग जाएंगे? ये एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम, ये 2 कॉलम यूज कर लेना, अगर जगह होंगी तो 3। इसको एक कॉलम और इसको 2 3 जितने कॉलम यूज कर सकते हो कर लो। अगर 4 भी कर सकते हो यहाँ तो 4 कॉलम यूज कर लेना। किया क्या? थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है, बाकी कुछ नहीं। अगर ढंग से डिवाइड करके बनाया तो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। ये जो मैंने लिखा हो ये नंबर आपको लिखना नहीं है, ये कॉलम डिवाइड करने के लिए मैंने पेजेस बोला है। अमाउंट के कॉलम को हम एक एक में रखेंगे इक्वल में। बेसिस में थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए रहती है और पर्टिकुलर में थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए रहती है। हाँ, पर्टिकुलर, टोटल, बेसिस, M1 M2 A1, स्टोर, इंजीनियरिंग एंड जनरल सर्विस। बना लो फटाफट।
चलो बढ़ो आगे, सबके बन गए, दिख रहा है कॉलम्स। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अलोकेशन। अलोकेशन मतलब जो खर्चा जिसका है वो उसके मत्थे मार दो। इनडायरेक्ट वेजेस, इसमें बेसिस में कुछ नहीं आएगा। M1 का खर्चा कितना है, 46,520, लिखते जाओ मेरे साथ, 46,520। M2 का कितना है, 41,340। A1 का 16,220, 8,200। इंजीनियरिंग है आपका 5,340, और जनरल सर्विस कितना है, 7,520, बराबर है। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद अगला क्या है, कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल कितना है हमारा, 12,600, 18,200, 4,200, 2,800, 4,200 और 3,200। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अलोकेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, अपोर्शनमेंट। अब अपोर्शनमेंट में सबसे पहला आइटम जो अपोर्शनमेंट होगा वो क्या होने वाला है आपका, डेप्री। कितना है डेप्रिसिएशन का टोटल, बोलो डेप्रिसिएशन का टोटल, 39,600। 2 मिनट सुन, मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो 39,600 है, ये किस बेसिस पे अपोर्शन होगा, 39,600? डोंट यू थिंक बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पे जाएगा? यस और नो? अब मैं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी लिखूंगा नहीं, पहला क्वेश्चन था मैंने लिख दिया, डायरेक्ट रेशो लिखूंगा मैं। 3 जीरो कम करके लिखा जा सकता है ना रेशो? क्या रेशो बनेगा बोल? 120:2, बोलते जाओ, 120:90:30:2। 12:36:12, ये रेशो आ गया यहाँ पे, हाँ या ना? अभी करना क्या है, रुको सुनो सुनो सुनो, आपको 39,600 इस रेशो में बांटना है, बाद में करना। टोटल डिवाइड इनटू 39,600 इंटू 120 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल डी। डमे 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 डमे। चलो बढ़ो आगे। डिप्रिसिएशन के बाद अगला क्या है, डिप्रिसिएशन के बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी कितना है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी बोलो। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 7,200। अगेन आपको नहीं लगता है सेम रेशो में चला जाएगा, 120:90:30:12:12 बांटेंगे इसको आराम से बाद में। अब समझा क्या है टोटल और बेसिस कॉलम का मीनिंग, समझा क्या? सर यहाँ तो बेसिस को थोड़ी जगह ज़्यादा लगेंगी, थोड़ी जगह ज़्यादा बना लो, थोड़ा इधर घुसाइड लो। टोटल कॉलम में तो वैसे भी कुछ लिखा नहीं ना अभी आपने, शिफ्ट कर लेना टोटल कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम इधर। अगला क्या है इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब मेरे को एक चीज़ बता बेटा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो है इसके लिए तो तूने वर्किंग नोट 1 बनाया है ना? सॉरी पहले अमाउंट बोल कितना है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो भी अमाउंट है इसके लिए तूने वर्किंग नोट 1 बनाया कि नहीं बनाया, हाँ या ना बोल? तो वर्किंग नोट 1 से फिगर ले ले, क्या है वर्किंग नोट 1 से फिगर, 1080, बोलते जाते क्या फटाफट, 1080
880 अगला 648 अगला 864 अगला 216 अगला 270 अगला समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। ये वर्किंग नोट 1 से लेके आ गया मैं सारा। इसको अपॉर्शन करने के लिए कोई बेसिस है कि वो जो बेसिस है उससे हम पहले ही कर चुके हैं। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के बाद अगला क्या है? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के बाद पावर है ना, पावर क्या है? पावर कितना है बोलो? पावर 6480 किस बेसिस पे जाएगा पावर? 6480 का पावर किस बेसिस पे जाएगा? है ना, इफेक्टिव एचपीआर ज़्यादा सही लग रहा है ना? तो ये क्या होगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख, 50:35:5:10:. तो 2 इसमें डैश आएगा यहाँ और यहाँ। लिख मत देना वहाँ फिगर। यस और नो? पावर के बाद अगला क्या है? लाइट, LIGHT। लाइट कितना है? लाइट 5400 किस बेसिस पे जाएगा लाइट? क्या लगता है लाइट के लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? डोंट यू थिंक लाइट के लिए एरिया ज़्यादा अच्छा रहेगा? जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा लाइट। 2 जीरो कम करके बोलो। 50:60:20:25:15 जमेगा? लाइट के बाद अगला क्या? लाइट के बाद रेंट। रेंट के लिए क्या बनाया हमने? वर्किंग नोट 2। बोलो वर्किंग नोट 2 से फिगर बोलो रेंट के। 2697 अगला 3236 अगला 4315 अगला 1079 अगला 1348 अगला 480। 2 मिनट सुन, अभी मैंने क्या किया? मैंने अभी सिर्फ अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किया, हाँ या ना? फिर इसकी टोटल मारेंगे हम। अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट की क्या मारेंगे हम? टोटल। वो कहलाई जाएंगी टोटल ओवरहेड, हाँ या ना? अब उस टोटल ओवरहेड में आपको नहीं लगता ये जो है ये येलो वाला, इसके इधर वाला जो खर्चा है ये सर्विस का खर्चा है? सर्विस का खर्चा विल बी रीअपोर्शनमेंट। सर्विस का खर्चा विल बी, यानी यहाँ पे क्या होगा उसके बाद? रीअपोर्शनमेंट होगा। क्या होगा? वापस बोल। रीअपोर्शनमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट कैसे होगा ये अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको। रीअपोर्शनमेंट के लिए कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ेगा, बट पहले अलोकेशन अपॉर्शनमेंट कर ले। अपॉर्शनमेंट कर ले ढंग से। होमवर्क दूं मैं अपॉर्शनमेंट का? रेशो वेशो से निकाल कर आराम से ये फिगर्स निकाल कर दोगे मेरे को टोटल। कल मैं आके सीधा टोटल चेक करूंगा, और मेरे लिए तो टोटल चेक करना आसान है। ए देखो टोटल कितनी आई, यहाँ से दिखा दूंगा मैं, है ना? ये सर नो, लास्ट बैच में भी मैंने यही किया था। मैंने सॉल्व किया था कि मैंने बच्चों से ही सॉल्व करवाया था। दिख रहा है क्या ये? आई डोंट सॉल्व दैट। वो जो दिख रहा है ना आपको बीच में खाली, ये आपको खुद को करके लेके आना है। आपको ये खुद को करके लेके आना। टोटल मैच करनी चाहिए, ये जो ब्लैक कलर से लिखे है इससे। फिर ये देखो यहाँ पे किया हुआ है अपॉर्शनमेंट। क्या देखो आंसर नंबर 2 रीअपोर्शनमेंट किया हमने। रीअपोर्शनमेंट के बाद क्या करेंगे ये मैं कल बताऊंगा। उसने और भी चीज मांगी ना, आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 4 मांगा ना? यस और नो? पक्का करके लाऊंगे इसको आज यहाँ तक का होमवर्क। इसकी फोटो लेना है अगर आपको इस आंसर की, तो आप इसकी फोटो ले सकते हो, इतना मैं लिबर्टी दूंगा। अलोकेशन तक तो आप कर चुके हो। अलोकेशन करने के बाद आपको अपॉर्शनमेंट करके लाना है। क्या करके लाना है? अपॉर्शनमेंट। बेटा रेशोज पे कमांड आए इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख के आगे बढ़ा सकता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी टोटल सेम आए। वो कॉन्फिडेंस जो आएगा वो डिवाइड इक्वल टू वाला जो फंक्शन मैंने आज यूज़ किया है वो फंक्शन आप प्रॉपरली यूज़ कर पाए, ये मेरा इंटेंशन है। कौन सा फंक्शन बोल रहा हूँ मैं? डिवाइड इक्वल टू वाला। तो डिवाइड इक्वल टू वाले फंक्शन को यूज़ करते आना चाहिए आज आपको। क्लियर है? दो होमवर्क, रोको ये डिस्कशन को। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था 3 दिन पेशेंस रखो। मैं आपको 3 से 4 दिन पेशेंस रखो, मैं आपको सारा कनेक्ट करवा के दूंगा। और आज उसमें पहला ही दिन है हमारा। सब समझेगा कि ओवरहेड क्या है। आप समझो ये चैप्टर बाकी सब चैप्टर के लिए बेस बनता है समझने के लिए, तो चैप्टर थोड़ा हेवी तो जाएगा ना। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो आप, पहली बार तो नहीं बोलूँगा आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, बट फाउंडेशन में ये सब नहीं होगा आपको। क्लियर है? रोको ये डिस्कशन यहाँ पे।
चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।